उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और पांचों सीटों पर अब तक कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जबकि बीजेपी ने 3 सीटों पर घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कि 6 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए, किस सीट पर कौन कौन से दिग्गज नेता दावेदार हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए, कहीं पिछड़ती नजर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि अभी तक एक भी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि कब तक कांग्रेस ये लिस्ट जारी करती है और कौन वो चेहरे होंगे जिन्हें इस बार मौका मिलेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विशाल गुप्ता जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और देवचंद्र उत्तराखंडी जी, यूकेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष सैनी जी, आज सवाल आपसे। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है और यहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट आती है, कांग्रेस का कुछ पता नहीं। नहीं, कांग्रेस का तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में हमें उम्मीद थी कि बीजेपी अपने सभी 5 जो माननीय सांसद हैं उनको चुनाव में उतारने का काम करेगी, लेकिन उन्होंने 3 प्रत्याशी उतारे। हम तो विपक्ष में, हमारी स्थिति तो ये है कि हम लोग अपने लिए उपयुक्त प्रत्याशी का चयन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इन्हें हराना है, इनसे बेहतरीन प्रत्याशी की तलाश होगी। तो इसलिए हम बहुत सारे प्रमुख नेताओं के बीच में से एक का चयन करेंगे। बीजेपी के सामने तो दूल्हा स्पष्ट है, इनको प्रत्याशी इनके स्पष्ट है कौन कौन है, उनमें से किसी एक को उड़ाना है। और हम बीजेपी के अगर हिसाब से देखें तो बीजेपी क्योंकि सत्ता में भी है और उनके सभी विधायक हैं, वो सभी सांसद पहले से मौजूद है, तो इनकी लिस्ट पहले आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और हम पिछड़े नहीं है। अभी चुनाव की आचार संहिता लगने में समय है, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले पहले हम लोग लगभग पूरे उत्तर भारत में अपने सभी प्रत्याशियों का और गठबंधन की स्थिति तय कर लेंगे। तो इसलिए हम पिछड़ नहीं रहे हैं। हम एक बेहतरीन विकल्प, बहुत सारे अच्छे विकल्पों में से एक बेहतरीन विकल्प तलाश कर रहे हैं, और उसमें इतना समय हमें मिलना चाहिए कि कम से कम आचार संहिता तक तो हम लगे। अगर आचार संहिता से लेट करेंगे तब हम आपकी बात से सहमत हो सकते हैं। बिल्कुल। विशाल गुप्ता जी, कल आप लोगों पर चर्चा हुई कि आप लोगों ने 2 सीट क्यों छोड़ दी। आज कांग्रेस पर चर्चा है कि एक भी लिस्ट नामों की नहीं आई है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इस विषय पे हमें बोलने का कोई वो नहीं है कि उनका अपना विषय है। वो कब लिस्ट जारी करते हैं, कब नहीं करते या नहीं करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी की हमें उम्मीद थी कि 500 सीटें आनी चाहिए, प्रत्याशी आने चाहिए। ये हमारी पार्टी का विषय बड़ा चिंतित होकर देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि उनके प्रत्याशी बीजेपी के आ जाए, उसके बाद हम अपने दावेदारों को मजबूत करेंगे, उनके सामने हम अपनी स्टैंडिंग लेंगे। इतना घबराहट पहले ही है इनको प्रत्याशी खड़े करने की। अरे हिम्मत थी तो पहले दिन ही प्रत्याशी को खड़ा कर। आपके पास तो फौज है, आपके साथ तो जनता है। बार बार आरोप लगाते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये तो सत्ता में बैठकर मजे ले रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। अरे सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार छोड़ते हुए जो आपने किया उसको हटाते हुए, मिथक तोड़ते हुए दोबारा सरकार बना दी, चौमुखी विकास की बात कर दी, हर प्रदेश के दूरस्थ गांव तक बिजली, पानी, सड़क देने की व्यवस्थाएं बना दी। धामी सरकार धाकर धामी के रूप में हल्द्वानी में दिख गया है। तो आप देखिए आने वाला समय, 5 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों के साथ जीत रहे। हम विश्वास के साथ इसलिए कह रहे हैं, हमारे साथ एक फरिश्ता मिला हुआ है हमें नेतृत्व देने वाला, मोदी, जो देश का जनमानस उसको अपनी पलकों में बैठा, आंखों की पलकों में बैठा कर रख रहा है, उसे देवता के रूप में पूज रहा है। जो सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारा मिशन एक ही है, देश हित, राष्ट्र हित, राष्ट्र भाव के माध्यम से। पहले हमारा प्रथम एक है राष्ट्रभक्ति। द्वितीयम संगठन को कहते हैं और तृतीयम स्वयं को कहते हैं। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिलकर सब कदम मिलाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर कह सकते हैं, अपने बूथ की संरचना के साथ कह सकते हैं, शक्ति केंद्र की संरचना के साथ कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों के साथ अपने 5 कमल के फूल को जिताकर मोदी साहब की झोली में डालने वाली है। बिल्कुल। देवचंद्र उत्तराखंडी जी, अगर बात कांग्रेस की जाए तो विपक्ष में यूकेडी भी है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर विपक्ष को मजबूत करने की बात हो रही है। आप लोग कब अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं?
देखिए मैम, उत्तराखंड क्रांति दल अपने इस उत्तराखंड के लिए राज्य मांग से लेकर अपने विभिन्न मांगों के लिए हर समय मुस्तैद रही है। और ये विडम्बना रही है, थोड़ा सोच की बात रही होगी हम लोगों की कि हम लोग अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, अलग बात है। लेकिन आज की जो स्थिति है, बीजेपी ने अभी जो सर ने जो गुणगान गाए हैं, उनके कई जवाब हमारे पास हैं कि आपने देश हित में नागालैंड से लेकर उत्तराखंड से लेकर बाकी और राज्यों को छोड़ो, उत्तराखंड में क्या क्या किया है। उत्तराखंड में आप ज्वलंत मुद्दा, एक किरण और एक अंकिता भंडारी जैसे केस और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामने नहीं आए, लेकिन इसमें सामने में स्पष्ट आता है आज जब भी कोई अंकिता भंडारी के अपराधी की बात करता है तो बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता इतना उछल जाता है, इतना आक्रोश में आ जाता है कि ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं पे ये लांछन न लग रहे हो। लेकिन अगर धामी सरकार वास्तव में इतनी धाकड़ थी, इतनी सब कुछ जनता में उसका रहती है, उत्तराखंड में वो एक उत्तराखंड के किसान परिवार, एक सैनिक परिवार से जन्म की बात करता है, तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय, अंकिता भंडारी जैसे और बहनों को न्याय दिलाने में क्यों पीछे रह जाते हैं। अब आती है बात हमारे भू कानून की। भू कानून के लिए इतने लोग सड़कों में, इतने सरल से हम लोग चल रहे हैं। उत्तराखंड की मांग रही है कि भैया भू कानून, भू कानून, भू कानून में दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, मैं ये मान के चलूं कि दोनों का आधा आधा भी अगर उनका कार्यकाल रहा तो 12-12 साल या 13-11 साल मान के भी चले, दोनों ने कभी शुरू किया, कभी बंद किया, कभी शुरू किया और उत्तराखंड के साथ में छल किया है। अब मूल निवास की बात करें, मूल निवास पर हर कोई ये बोलता है भाई मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास की अवस्था इसलिए पड़ रही है कि आज देखने में आता है कि जो बाहर से आते हैं 4 साल में यहाँ पर किसी भी तरह से अपना आधार कार्ड और ये बना देते हैं और यहाँ का स्थायी निवासी बन जाता है। हम तो एकदम नौकरी में मूल निवास का लागू करने का मतलब ये है कि नौकरियों में ये हो कि उत्तराखंड का मूल निवासी हो। ऐसे जो भी समूह हो या जो भी नौकरियां हैं उसमें हम क्लास 1 कैडर की बात नहीं कर रहे हैं उसमें, जिससे रोजगार के बढ़ सकता है। इसके साथ ही हमारा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है राजधानी का। राजधानी बार बार इन लोगों ने 23 और 24 साल खत्म होने वाले हैं, दोनों पार्टियों ने छलवा किया है। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि सारे जो विधायक हैं वो बीमार हो गए, ठंड लग गई और उन्होंने ये भी मामला टाल दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये उत्तराखंड के लिए क्या कर सकते हैं। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं छोटे छोटे जनहितों के मुद्दों को लेकर के और जो महिला कल्याण को लेकर के हम जनता के बीच में है और जनता के बीच जाएंगे और बहुत जल्द हम अपने युवा साथियों को उतार रहे हैं ताकि उनकी मानवता, उनकी सोच के साथ हम उत्तराखंड में विजय हासिल कर सकें। यही हमारा ध्येय है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, आपका आकलन क्या कहता है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, ये जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका इंतजार किया जा रहा है, कितना समय और लगेगा? देखो, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है अपने दल की। और जब हम पॉलिटिकल नजरिया से देखते हैं तो कांग्रेस का हमेशा पिछले इतिहास को आप देखिए तो हमेशा वो बहुत पीक टाइम पर अपने कैंडिडेटों का नाम प्रस्तुत करती है और ये उनका अपना कल्चर है। इस पे आप और हम कुछ नहीं कर, हम तो सिर्फ उनके खबरों को बता सकते हैं। और ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो दल, सत्ताधारी दल जो सत्ता में रहता है, ये वो अपनी पूरी तैयारी करता है और टाइम टू टाइम अपने सारे कैंडिडेटों को तैयार करके और पूरा एक अलर्ट रहता है कि कब क्या करना है, क्योंकि उनको पता है कब आचार संहिता लगनी है। और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां रहती है वो पसोपेश में रहती है। हम उत्तराखंड क्रांति दल या दूसरे क्षेत्रीय दलों की जब हम बात करते हैं वो बहुत ही पसोपेश में रहते हैं तब, क्योंकि इस प्रदेश में, इस उत्तराखंड राज्य में हमेशा राष्ट्रीय दलों की सरकारें रही है, सत्ता में हुए रहे हैं। और हमारे जो क्षेत्रीय दल हो बहुत कमजोर रूप में, राजनीतिक हिसाब से बहुत कमजोर रूप में सामने आए हैं। वो क्या कारण रहे, वो कारण तो उनकी पार्टी के लोग जान सकते हैं। उन्होंने जनता को कितना विश्वास में लिया है। क्या उत्तराखंड आंदोलन जो हुआ था वो आंदोलन स्वयंस्फूर्त आंदोलन था या एक बैनर के रूप में आंदोलन के रूप में आगे आया था। जैसे हम आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई है उसमें अलग अलग ग्रुप थे। ऐसा नहीं कि अकेले गांधी जी थे, लेकिन स्वीकार्यता गांधी जी की थी, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक गांधी जी की थी। और फिर गांधी जी के निर्देशन में कांग्रेस और सो कॉल्ड दूसरी और राजनीतिक दल उनके निर्देशन में आए हैं और कांग्रेस ने भरपूर दोहन गांधी जी के विचारों को किया है। तो निश्चित तौर पे क्या हुआ कि वो सत्ता में आई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने जैसे आंदोलन खत्म हुआ और राज्य मिला, आंदोलन कभी लंबा नहीं चलता है, आंदोलन हमेशा एक टाइम होता है उसका, और राज्य मिला है। तो राज्य मिलने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल बैक फुट पे आता गया और आज 20 या 23 साल बाद हम जब देखते हैं तो यूकेडी सिर्फ एक नाम अभी जिंदा है और राजनीतिक रूप से अभी बहुत ज्यादा उनको
दिखाई नहीं देते, उनको बहुत सिंचित करना पड़ेगा लोगों को, लोगों को भी और उनके अपने लोगों को भी। तो सामान्य बात है कि कांग्रेस पास कैंडिडेट कितने हैं, क्योंकि बहुत है या नहीं है वो तो उनके कैंडिडेट उनके लोग बता सकते हैं, लेकिन यह है कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट को उतारेगी, ऐसा हमें लगता है कि वो जरूर आएगी सामने पे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, आज़ादी के दौरान की एक राजनीतिक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है। वो भी अपने जमाने तब भी यही कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो ये तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक शब्द है इन लोगों का। लेकिन कैंडिडेट आएंगे सामने पे, हो सकता है कि कैंडिडेट कमजोर हो, क्योंकि हमने जब कांग्रेस की जब खबरें लिखते हैं और आपने कई बार कांग्रेस की खबरों को पढ़ा है, तो चोटी से लेकर के निचली स्तर तक लड़ाई सामने पर आ रही है, और वो लड़ाई इतनी गहरी होती जा रही है कि मतलब 1 to 1 वो लड़ाई आगे बढ़ रही है, वो वैचारिक रूप से वो लड़ाई आगे नहीं बढ़ रही है। हमारे सामने आज का ताज़ा उदाहरण है कि मुख्यमंत्री यमुना घाटी के बड़कोट में गए और कांग्रेस के एक युवा नेता विजय पाल रावत ने 3 मांगे रखी कि भू कानून लागू होना चाहिए, अंकिता भंडारी के साथ जो कांड हुआ है, जो घटना घटी है, उसका वीआईपी का नाम बता देना चाहिए जी। और उसको बता देना चाहिए। तो ये सब, एक तीसरा सवाल उन्होंने उठाया, लेकिन कितने लोग थे कांग्रेस उनके साथ? 3 जने थे। एक जो है डिग्री कॉलेज का पिछले साल का अध्यक्ष, एक विजय पाल रावत राज्य में प्रवक्ता रहा कांग्रेस का और बहुत सक्रिय, जिसने गांधी विचार को पढ़ा, गांधी दर्शन को पढ़ करके 6 महीने से आया, और वो एक वैचारिक युवा है। तो 3 लोग थे। तो ऐसा भी नहीं कि पुलिस ने उनको खींचातानी की है, लेकिन जब वो वैचारिक रूप से आगे आए, उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, एक राजनीतिक के रूप में आगे बढ़े, तो पुलिस ने उन पे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं, पर उनको रोका, उनका बैनर छीना गया है। तो यहाँ पर लगता है कि कांग्रेस की जो आपसी झगड़े हैं, शायद हो सकता है कि वो उनके जो लिस्ट देरी में आ रही है उसका एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। तो होगा जरूर, लेकिन आगे तो प्रवक्ता लोग बैठे और बताएंगे आप अपनी पार्टी के बारे में। पर संकट, प्रतिशोध की जो पार्टियां हैं, उन पे कहीं ना कहीं अभी संकट मंडरा रहा है, ऐसा जो जैसे खबरें आ रही है। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जल्द ही लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन अगर आचार संहिता की बात होती है तो आप हमसे इत्तेफाक रखेंगे, यानी कि आपको भी दिक्कत होगी। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, बड़े से लेकर छोटा नेता, आप लगातार उत्तराखंड दौरे पर है, बैठकें यहाँ पर स्टेट लेवल पे भी हो रही हैं, बूथ स्तर पर भी हो रही हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का ऐसा लगता है यहाँ ना आना कि कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है स्टेट को और अपने हाल पे छोड़ देने वाली बात सामने आ रही है। नहीं, मैं पहले आपके पहले वाले प्रश्न का जवाब दूं। पहली चीज ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में 5 सांसद यहाँ पर थे, और जब हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो संभवतः ये होता है कि 5 सांसद वही, उन्हीं को दोबारा टिकट मिलेगा, यानी सिटिंग गेटिंग का फार्मूला का इस्तेमाल अधिकतर राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 टिकट डिक्लेयर किए हैं, 2 अभी नहीं किए हैं, और सिटिंग गेटिंग के फार्मूले को थोड़ा सा दरकिनार करने की कोशिश की है। अगर आप इनकी जल्दबाजी में जारी की गई लिस्ट का हाल देखेंगे तो अभी 200 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और 3 प्रत्याशियों ने लड़ने से मना कर दिया डिक्लेयर होने के बाद। तो वो स्थिति है। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ा सा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के पास ध्रुवीकरण और बहुमत, ये 2 चीजें ऐसी है, इनको क्योंकि मतदान हो रहा है ध्रुवीकरण के नाम पर, तो ये ध्रुवीकरण के आधार पर टिके हुए हैं। उसके ऊपर जब ये अपनी योजनाएं और घोषणाएं जब करते हैं तो वो इतनी हास्यास्पद लगती है, क्योंकि इनको मतदान केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर ही हो रहा है। वही एकमात्र आधार इनके पास है, और उसी के दम पर ये अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं। जिन 3 कैंडिडेट की स्थिति है, वो जो घोषित किए गए हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल और टिहरी के, ये तीनों प्रत्याशियों का व्यक्तिगत आकलन और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब रही है एक सांसद के रूप में। और डबल इंजन की सरकार पे जो काम हुए हैं, यदि उनके आकलन पर भी जाने की कोशिश करेंगे और केंद्र सरकार द्वारा जो काम या योजना इनके द्वारा लाई गई है, तो काम के आधार पर इनको तो चुना जाना ही नहीं चाहिए, और कोई इनको चुन भी नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि तड़का लगाने के लिए अभी हमारे जो प्रवक्ता महोदय थे, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि धाकड़ दामी हल्द्वानी में दिखाई दिए, कि हल्द्वानी यानी हल्द्वानी जहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है,
जहां कहीं ना कहीं आग लगाकर वोट बटोरी जा सकती है, तो वहां पर धाकड़ धामी दिखाई दी है। लेकिन धाकड़ धामी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर दिखाई नहीं दिए, उत्तराखंड के बेरोजगार जो थे वो रोजगार मांगे उन पर दिखाई नहीं दिए। लगातार पेपर लीक से लेकर हाकम सिंह जैसे कलाकार इनकी पार्टी को सुशोभित करते रहे, वो वहां पर धाकड़ धामी कहीं दिखाई नहीं दिए। उत्तराखंड का सारा खनन का पट्टा केवल एक गुजराती को दे दिया गया, धाकड़ धामी कहीं नहीं दिखे। अच्छा। और धाकड़ धामी वहां भी नहीं दिखे जब केदारनाथ में इन्होंने मंदिर का सोना चुराया। आशीष सैनी जी, इसी पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे है। मैं इसी में बात करूंगा। एक ही काउंटर क्वेश्चन मेरा इसी पर है। आशीष सैनी जी, मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के आधार पर जो है वोट मांगती है, उसी पे काम करती है, तो आप तो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी। आप लोग कहते हैं हम रेल भेल सब कुछ हम लेकर आए हैं, तो उसके आधार पे तो आपको सबसे ज्यादा जनादेश मिलना चाहिए, तब ध्रुवीकरण को नहीं मिलना चाहिए। तब फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके उलट हो गया है? निश्चित रूप से मिलना चाहिए था। यदि आज भी कांग्रेस के किए गए काम और कांग्रेस की विचारधारा और साथ में बगल में अगर हम वर्तमान पार्टी की विचारधारा को रखेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी कांग्रेस पार्टी को ही नेतृत्व मिलना चाहिए। लेकिन यदि अगर आज धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर लोगों ने मतदान किया है, तो उन्होंने देख चुके हैं कि इन सरकारों को लाकर जो दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रेरित है, इन सरकारों को लाकर केवल उद्योगपतियों का लाभ हुआ है, इसमें आम जनता का नुकसान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था चारों ओर से चौपट हुई है। मैं तो ये भारत सरकार के आंकड़े से कह रहा हूँ, जो भारत सरकार के अपने वेबसाइट पर आंकड़े, चाहे CMIE का डाटा है, चाहे भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है, चाहे विदेश में जो डंका बज रहा है तथाकथित रूप से, उसमें किसी भी आधार पर, किसी पैरामीटर पर तो बात करें। प्रधानमंत्री जी मंच से झूठ बोलते हैं और यहाँ प्रदेश में ये लोग झूठ बोलते हैं। धामी जी अगर धाकड़ है, मैं तो कह रहा हूँ धाकड़ धामी, बड़ा नाम सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है इनको, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो फेलियर निकलती है। और आप मोदी जी के नाम पर जब वोट मांग रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार का चुनाव है, तो हमें कहेंगे कि जो जितने भी प्रधानमंत्री जी ने लगातार घोषणाएं की है, जितने भाषण दिए हैं, लगातार झूठ बोलने का काम किया है। ये तो एक ठग की तरह आते हैं और जेब काट कर ले जा रहे हैं। ये तो उत्तराखंड की जनता ने अब समझ बनानी शुरू कर दी है कि ये तो पार्टी, ये तो छलावा दिखाकर, भ्रम दिखाकर केवल धोखा देना जानते हैं। अभी जब इनके प्रवक्ता बोलेंगे तो ये एक ऐसा डाटा बोलेंगे जो उनको व्हाट्सएप पे मिलता है। इन्होंने संघ में इस्तेमाल होने वाला एक गीत सुना दिया, लेकिन उस गीत का अर्थ कभी नहीं जानते। इन्होंने कहा कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, तो उसमें जो सुपंथ शब्द है ये भूल चुके हैं। इनके लिए सुपंथ शब्द का मतलब है कि लगातार सूट बूट और लूट वालों को मौका देना, इनकी सरकार चलाना। उत्तराखंड की सरकार में जनहित शब्द गायब हुआ है और ये सिर्फ गीत गाते चले जा रहे हैं। आप ये देखिए ना कि अगर अंकिता भंडारी का मुद्दा बार बार उछलता है, वो केवल एक लड़की के अन्याय की और उसके हक की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि क्या उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष हैं, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? क्या ये सरकार उनको सुरक्षा दे सकती है? क्या उत्तराखंड की सरकार ने फाइनेंस किया है ऐसे होटल बनाने के लिए, रिजॉर्ट बनाने के लिए या पर्यटन की सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश के युवाओं को कोई फाइनेंस किया? इनका जो बजट बना है बिल्कुल हवाई बजट बना दिया इन्होंने, और इसकी तारीफ हर चैनल पर जाकर कर रहे हैं, लेकिन बजट पे बात कभी नहीं करेंगे। आज इन्होंने हम बजट का सत्र एक दिन पहले खत्म कर दिया, और अगर इनको लगता है कि बजट बहुत सुंदर था तो ये इस पर बात करते, लेकिन ये इस पर बात नहीं करते क्योंकि इन्हें शर्म आती है उस बजट पर बात करते विशाल गुप्ता जी। और रही बात इनके 5 सांसदों की और हमारे प्रत्याशियों की, कांग्रेस के प्रत्याशी जैसे ही घोषित होंगे, जैसे बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था तो आधी ताकत बाली के पास पहले ही आ जाती थी, तो कांग्रेस जैसी प्रत्याशी घोषित करेगी, भाजपा के पांव तले से जमीन निकलेगी। और उत्तराखंड का ये चुनाव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुद्दों पर चर्चा होगी, जो जनता के मुद्दे होंगे उस पर हम लगातार बात करेंगे और जवाब ले लेते हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। विशाल गुप्ता जी, ध्रुवीकरण का आरोप आप लोगों पर लगता है, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि तमाम मुद्दे अगर होते तो हमें ही वोट मिलना चाहिए था, तो फिर आखिर वजह क्या है? अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं तो फिर वोट किस बेसिस पे मिल रहा है, ध्रुवीकरण पर? कांग्रेस के मित्र लगातार आरोप लगा रहे ध्रुवीकरण का। जो कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को महत्व देती रही पूरे देश के अंदर, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये नारे के साथ बचपन से सुनते सुनते हम आए। 1947 के बाद, देश की आजादी के बाद किसने सबसे ज्यादा सत्ता का प्रयोग करा, आनंद लिया? देश में क्या स्थिति आई?
धारा 370 भी देखी इस देश ने, कश्मीरी को, हिंदू पंडितों को मार पीट कर भेजा गया, वो भी देश ने देखा। 1984 में सिख समाज के ऊपर जातीय हमले हुए, वो भी देश ने देखा। 1975 में लोकतंत्र की मर्यादा के तार तार करने वाली पार्टी, वो भी देश ने देखा। और क्या देखना बाकी रह गया? और राम जन्मभूमि के, राम के मंदिर, हिंदुस्तान का नागरिक, राम के भव्य मंदिर की बात करने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर लाठीचार्ज और गोली कांड करने वाले, वो भी समय देश ने देखा। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके लिए बोल रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ। आप सुनिए तो, मैंने आपकी सुनी ना, मैंने आपकी सुनी, सुनिए मेरी बात, सबको समय मिल रहा है, मेरी सुनिए आप, आराम से। आशीष जी प्लीज पूरी सुनी ना आपकी बात, आप काउंटर कीजिएगा सर, लेकिन उनको अपनी बात, आप आराम से अपने समय में बोलिए, हमें बोलिए, बताइए। चलिए, ठीक है, बार बार राम मंदिर बोलने लगते हैं। ठीक है। किसने अपने सिपाही खड़े करे अदालत में? राम काल्पनिक किसने कहा? राम सेतु किसने कहा? हमने कहा क्या? मंदिर में जाने वाले लड़के छेड़ते किसने कहा? हमने कहा था। ठीक है, ठीक है। आप कैसे बात कर रहे हो आशीष जी? एक मिनट, आराम से सर, ध्रुवीकरण की राजनीति करते करते आप लोग आरोप प्रत्यारोप पे चले जाते हैं। एक मिनट सर, आपने अपने समय पे जवाब दीजिए प्लीज, प्लीज। और जहां तक विकास की बात करी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की बात करी है, जहां तक देश की बात करी है, एकमात्र पार्टी पूरी भारत की है जो भारत के नागरिक की सुरक्षा की बात कर रही है, भारत माता को, भारत माता के परम वैभव को ले जाने की बात करती है। ठीक है आशीष जी, आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। सुनिए ना, ठीक है, एक मिनट, अच्छी बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक मिनट, अच्छी बात सुनिए। विशाल जी, राम मंदिर की बात कहां से लेकर आशीष जी, जब ध्रुवीकरण की बात होती है, एक मिनट, उनको भी अपनी बात रख लेने दीजिए। आशीष जी, उनको भी बात रख लेने दीजिए, सही या गलत जनता को डिसाइड करने दीजिए। आप लोग वक्तव्य अपना रखिए यहाँ पर, सही गलत जनता को डिसाइड करने चैनल पर बैठकर धार्मिक ध्रुवीकरण का काम करेंगे और हम यहाँ बैठकर एक मिनट, मोदी सरकार नहीं है, मोदी सरकार है, सुनना पड़ेगा, कोई योगदान नहीं है। आपने चंदे से रहना पड़ेगा, बीजेपी कांग्रेस आप दोनों से अपील है, मेरी डिबेट है, प्लीज आप लोगों को समय मिल रहा है अपनी बात रखने के लिए। आराम से सर, एक दूसरे को काउंटर कीजिए, पर पूरा लॉजिक के साथ और ध्रुवीकरण पे मत कीजिए। मेरी सुनिए, अपने समय ठीक है, एक राम मंदिर की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्यों नहीं करेंगे राम मंदिर की? क्यों नहीं भव्य राम मंदिर की बात करेंगे? राम मंदिर कोई योगदान नहीं है। आप चंदा चोर हैं, भव्य मंदिर बनाने का काम किसने किया? किसने कोर्ट में आशीष सैनी जी, एक मिनट विशाल जी, आशीष सैनी जी, जब आप ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं सर, सुन भी लीजिए ना, फिर ध्रुवीकरण किस बात का है वो भी सुन लीजिए। जब राम मंदिर का जिक्र करना है तो ध्रुवीकरण ही तो उस बात का है, तो जिक्र भी आएगा, उसको भी सुन लीजिए। एक मिनट, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए विशाल जी। जहां तक व्यवस्था का काम है, विकास का मॉडल है, रोजगार के साधन सर्जन है। 4 महीने में धामी सरकार ने 3,500 रोजगार दिए, पहला बात। दूसरे में विकास दर उत्तराखंड की, मैं नहीं कह रहा हूं, डाटा के साथ कह रहा हूं, 7.58 आकी गई है। तीसरी बात, बेरोजगारी दर जो पहले 8.4 थी, वर्तमान में 4.9 है। प्रति व्यक्ति आय 2,30,000 होती थी, आज 2,60,000 है। ये क्या ऐसे हो गया? अपने आप ही आ गई, अपने आप ही बोलने लग गए। ये धामी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस संकल्प के साथ पत्र को बनाती है, अपनी घोषणा पत्र को बनाती है, उसके आधार पर काम करती है। उसी के चौमुखी विकास की अविरल धारा में विकास की किरण को कैसे घर घर ले जाना है, इन भावनाओं के साथ काम करती है। नकल अध्यादेश बनाकर एक मिसाल कायम करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार, जिसने नकल अध्यादेश बनाकर, सेंटर की सरकार ने भी हमारी कॉपी कर हमारा रिजल्ट देखकर उसको सेंटर में पूरे देश के अंदर लागू करने की बात करी है, नकल अध्यादेश। क्या ये मुख्यमंत्री जी का विवेक का वो नहीं है परिचय, या धाकर जामी की बात नहीं है? आप देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के अंदर एकमात्र उत्तराखंड जिसने सबको समान अधिकार देने की बात करी है, कोई जाति पंथ की बात नहीं करी। और जहां तक जाति पंथ की बात करते हो, प्रधानमंत्री अनाज योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, क्या हिंदू को दिया गया? क्या इसमें सबका साथ सबका विकास नहीं नजर आया? प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको आवास दिए गए, क्या इसमें आवास नजर नहीं आए? खाली हिंदू को मिला क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में खाली सिलेंडर गरीब के घर में गए, क्या गरीब हिंदू का था क्या?
आयुष्मान भारत योजना में उत्तराखंड पहला राज्य है पूरे देश के अंदर। मोदी सरकार ने बीपीएल कार्ड धारक के लिए आयुष्मान बनाया और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अटल आयुष्मान के साथ जोड़ते हुए बीपीएल और एपीएल को भी आयुष्मान के 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस से जोड़ा, स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा। ये कम है क्या? बोलने में क्या होता है? केवल इनको करना भ्रष्टाचार, घोटाला। ठीक है, आशीष जी आऊंगी उस पर प्लीज। देवचंद्र उत्तराखंडी जी, नहीं मुझे 1 सेकंड, मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए सर। प्लीज प्लीज आऊंगी आशीष जी प्लीज। बाकी गेस्ट भी है, मैं एक बार वक्तव्य ले देखिए मेरी बात, इन्होंने बहुत से सवाल पूछे हैं, कृपया करके 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, मेरा टाइम है। एक मिनट मैं आपके पास आऊंगी आशीष जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जवाब भी लूंगी। देवचंद्र उत्तराखंडी जी, आप लोग जिस तरीके से प्रेम पंचोली जी ने कहा है, आप लोग उत्तराखंड के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन ये राज्य बनते ही आप कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। तो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, आप अपने को कहाँ देखते हैं कांग्रेस के सामने? देखिए, आज की डेट में जो हमारी उत्तराखंड क्रांति दल जो कार्य कर रही है, जो जनता के बीच जा रही है, उससे हमने इन दोनों पार्टियों को एक समान, एक सिक्के के दोनों, एक ही पहलू हमने दोनों पहलू देख लिए हैं। और ये काम उनके दोनों के भाई भाई जैसे लगता है। मैं चोर नहीं बोलूंगा, चोर मौसरे भाई नहीं बोलूंगा, मैं भाई भाई बताऊंगा। और अभी जो मैं सुन रहा था गुप्ता जी को, गुप्ता जी ने सारे वो पॉइंट बोले जो नाराबाजी में और जुमले में और उनके मैनिफेस्टो में होते हैं। हकीकत में मुझे लगता है कि उनको सब कुछ ज्ञान होते भी बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो अभी यूसीसी की बात कर रहे थे, तो हमने मांगा भू कानून, हमने मांगा मूल निवास, हमको यूसीसी देने की क्या जरूरत थी? हमने उनको जो है, जब हमारे मुद्दे थे कि हमारी जो नारियों की सुरक्षा के लिए आपके क्या काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो उनके अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। नवयुवकों को जब वो भूख हड़ताल पर बैठकर रोजगार मांगते हैं, उनको जेल भेजते थे, उनको पीट देते हैं। ये काम यही नहीं, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ये काम होता है, ये अकेला उत्तराखंड में नहीं है। तो और ये सही बहुत सारे अनगिनत मुद्दे हैं। अब जो ध्रुवीकरण की बात हो रही थी यहाँ पर, वो अभी कह रहे थे कि आपको सुनना पड़ेगा। सुनना क्यों पड़ेगा? आपने तो ऐसा ही किया कि छोटा राम बना दिया और उसके जो मोदी जी की फोटो जो है 7 फीट की बना दी। ऐसे लग रहा था कि बच्चा कल पैदा होकर आप ला रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आता ये जो राम आपको लाया, उनको लाने वाले आप कौन होते हैं? और दूसरी बात, राम को मानने वाले तो सारे हैं। किसी ने ऐसा बोला कि राम को नहीं मानते? और जो कोई ये आरोप लगा रहा है कि ऐसे होता है या वो होता है, भगवान राम की आस्था सब में है, लेकिन वो ऐसा आप वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण न करें। दूसरी, सैनिकों पर आप बात करते हैं। आप आज जब भी बोलते हैं, मोदी जी का एक था, अभी आपने 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात करी। 2014 की रील निकालना आप मोदी जी की, जिसमें उन्होंने बोला कि जब हम लोग को फ्री में देने की उनकी आदत हो जाती है तो वो देना नहीं चाहिए। उनका ऐसा स्टेटमेंट हम दिखा सकते हैं आपको। आज आप बोल रहे हैं कि मैं 80 करोड़ को दे रहा हूं, तो ये क्या जुमला है आपका? आप अपनी बात पर पलट जाते हैं। गढ़वाली में तो उसको बोलते हैं थोकना और चाटना बोलते हैं, लेकिन मैं इतने गंदे शब्दों का यूज मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ये औखान है। मैं गुप्ता जी को ये बता रहे हैं कि आप अपने उसको पूरा होमवर्क करके देखो, उनके बयानों को पहले देखो। आप गैस की सिलेंडर की बात करते हैं, राजस्थान में आपने चुनाव से ठीक पहले 4,500 रुपए का गैस सिलेंडर डिक्लेयर कर दिया, और आज फिर उसको बोल दिया, क्या नाम बोलते हैं हमारे गृह मंत्री जी बोलते हैं कि नहीं ऐसा कभी नहीं मिलेगा। तो अब ऐसा क्या है? तो आप अपने बातों पर ही मुकर जाते हैं। तो इसमें जो है हमारा इन्हीं मुद्दों को, ये छोटे छोटे मुद्दे बड़े बड़े भयंकर ब्लास्ट करके हम उत्तराखंड के बीच में जाएंगे। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जो युवा, अभी हम बहुत जल्द हम भी डिक्लेयर करने वाले हैं, युवाओं को लेकर आएंगे। और हमें निस्संदेह इसका पूरा वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है उसके आधार पर हमें लग रहा है कि हम जीत के आएंगे। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कहां पर कमी है, राष्ट्रीय दल कहां पीछे है, क्या चीज पूरी नहीं हो रही है, फिर भी जनता आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय दल की बात उन्हें ज्यादा समझ में आई है। इस प्रदेश में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस ही रही, यूकेडी को कभी जनता ने मौका ही नहीं दिया। ये बात ठीक है मैम, ऐसा होता है। हम ये देखते हैं कि भैया ये अभी नए हैं, शायद ये नहीं चला पाएंगे, इस वजह से ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आज सब सक्षम है और सब कुछ कर सकते हैं। अगर जब भी रूलिंग पार्टी जब भी उसमें रहती है, अगर आप धनबल और जो अपना राष्ट्रीय जो उसकी अपनी सत्ता का प्रयोग न करें और जो वोटिंग मशीन का प्रयोग न करें और जो सच्चाई पर ईमानदारी से चुनाव लड़ें, तो निस्संदेह ये दोनों पार्टियों का वजूद बहुत पीछे है। और इसमें यूकेडी और भी जो क्षेत्रीय पार्टी अगर आगे आ रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, तो वो आगे आएंगी। जनता को सब पता है, लेकिन ये जो हेरा फेरी और इनके जहन में ही घुस गया है भ्रष्टाचार, बाकी तो छोड़ो, इनके वोटिंग में ही भ्रष्टाचार जहन घुस गया है, तो और भ्रष्टाचार को कहाँ रोका जा सकता है? तो मेरा मानना यह है
कि अगर ये भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सबसे पहला काम ये होगा बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईमानदारी से हो, जो सत्ता बल का प्रयोग न किया जाए हो। बिल्कुल जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव की बात करे तो निस्संदेह क्षेत्रीय पार्टी क्या हमारे उत्तराखंड क्रांति दल आराम से अपने 5 सीट पे लेके विजय हासिल करेगी। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, हमने हमेशा हर डिबेट में देखा है जहां पर बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आती है, दोनों राष्ट्रीय दल हैं और ध्रुवीकरण की, भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, तब तक हम विकास की क्या बात करें। विकास के तो मुद्दे छू भी नहीं पाते क्योंकि ध्रुवीकरण पे ही सिमट कर रह जाते हैं, भ्रष्टाचार पे ही सिमट कर रह जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप पे ही सिमट के रह जाते हैं। तो जनता क्या डिसाइड करे, किस बेसिस पे डिसाइड करे? देखो, ये लोकतंत्र का जो उत्सव 5 साल में आता है और इस उत्सव में हर कोई अपना पार्टिसिपेट करना चाहता है और ऐसा नहीं है, जो मनुष्य प्राणी है वो पैदाइशी पॉलिटिकल है। आप परिवार में देखिए, पति पत्नी के बीच में अगर राजनीति नहीं है तो परिवार सक्सेसफुल नहीं है। पॉलिटिक्स ही उसके दिमाग में पहले आ जाती है। लेकिन जब हम संगठन के रूप में राजनीति करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको स्वीकार करनी पड़ती है। तो आप देखिए कि आज़ादी के बाद से और जब से हम लोग अपने होश हवास में आए हैं तो अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग वर्कशॉप होती है। एक तो जब आप गाड़ी बना के ला दे तो उस शोरूम में खड़ी होती गाड़ी, तो उसको आप सत्ता का मंदिर मान दीजिए ना। और जब आप वर्कशॉप में होते तो उसमें कल पुर्जे, अलग अलग चीज़ों, नट बोल्ट सब दिखाई देते हैं। तो आप अगर हम कांग्रेस की बात करें, सबसे पुराना राजनीतिक दल है, तो कांग्रेस का सेवा दल आज कहीं दिख नहीं रहा, गतिमान नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा। जहाँ से कांग्रेस को एक मोटिवेशन मिलता था, एक दृष्टि मिलती थी, वो आज दिख नहीं रहा कहीं पर। और भाजपा का जो एक कार्यशाला है, भाजपा की जो कार्यशाला आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो पूरा गतिमान है, अनुशासित है। लेकिन बिगड़ा कहाँ पर ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम खबरों को करते हैं, लोगों को सुनते हैं, तो आज कहीं पर भी राष्ट्र सेवा दल का कोई बयान नहीं आता है। कांग्रेस के लोग वहाँ दिख नहीं रहे हैं, उनके कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी कोई दिख नहीं रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस की जो कार्यशाला थी राष्ट्रीय सेवा दल, वो कहीं है या नहीं है। इस पर उस दल को विचार करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये राजनीति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जीतेगा एक ही, माना ये एक गेम है, ये खेल है। ऐसा नहीं कि उसमें सब जीतेंगे। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, या कोई भी छोटा सा, या हम ग्रामीण खेल को भी ले लेंगे, तो उसमें भी एक ही ग्रुप जीतता है या एक आदमी जीतता है और बाकी 1 2 3 नंबर पे रहते हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी रहती है। अगर कोई विपक्ष में दूसरे नंबर पे कोई चुनाव नहीं जीत पाया, दूसरे नंबर पे रहा, वो पूरे 5 साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस गांधी विचार से हम लोग आगे बढ़े, जिस गांधी दर्शन से हम लोग आगे बढ़े, उस गांधी दर्शन को हमने कहीं ना कहीं इतने सालों में खो दिया है कहीं। आप देखो कि जब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़, उनका कुनबा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये स्वीकार करना पड़ेगा सब लोगों को कि उनका कुनबा बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके कुनबे में जो झगड़े होते हैं ना, वो खत्म ही दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरह से दूसरी पार्टियों के जो कुनबे हैं, वो कुनबे दिखाई दे रहे हैं, कुनबे के झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट, लेकिन खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो हम गांधी दर्शन की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी गांधी को स्वीकार किया है। और जो कांग्रेस ने नहीं कर पाया, कांग्रेस ने उनका चश्मा को नहीं ले जा पाया, कांग्रेस ने उनके झाड़ू को नहीं उठा पाया, और भाजपा ने तुरंत उनका झाड़ू और चश्मे को लेकर के काम आगे बढ़ाया। वैचारिक चीजों पे जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम लड़ाई की बात करते हैं, तो अब हम उत्तराखंड राज्य में आते हैं। उत्तराखंड में राज्य में आप देखो कि भाजपा में लड़ाई कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब राज्य बना, उसी दौरान निशंक दल और कोश्यारी दल शुरू हो गया। लेकिन इनकी जो वर्कशॉप है उसमें इतना अनुशासन है कि दोनों दलों को नेस्तनाबूद कर दिया। निशंक दल और कोश्यारी दल को नेस्तनाबूद कर दिया। निशंक जी और कोश्यारी जी को ज्यादा बना करके रखा। आप प्रबुद्ध लोग हैं उनके राजनीतिक दल, उस पार्टी के, लेकिन वो दल को उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे क्या कारीगरी इन लोगों के पास है। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस में जो दल है, आप देखो कि रावत बनाम रावत दल है, और बहुत सारे दल हैं। आप देखेंगे कि आर्या बनाम टमटा दल है, और उससे और भी आगे जब आप देखेंगे तो गांव स्तर पे आप देखेंगे तो फलाना बनाम फलाना दल है। वो इससे पूरा जो उनका जो एक पूरा एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म पे कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा है। और उस खतरे को मुझे नहीं लगता कि कोई मैनेज करने वाला कोई नेतृत्व है। मैनेज करने का जो नेतृत्व है, उसमें अनुशासन होना बहुत जरूरी है। यदि किसी शीर्ष नेतृत्व ने, ठीक है उनकी उम्र
ज़्यादा हो गई या कम हो गई है, लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व है और उनका एक लंबा सफर है उस दल का या किसी भी दल का। कोई भी आज भी हम कोई नया दल गठित करते हैं तो नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ता है, और अगर नेतृत्व को स्वीकारता नहीं है तो वो दल बहुत ज्यादा लंबा, उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती है। ये सामान्य बात है। आप 1860 के अंतर्गत आप एक सामाजिक संस्था गठन कर दीजिए ना, और जिस दिन उसके मुखिया को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जितने उसके ट्रस्टी मंडल में 10, 12, 13 लोग या 5 लोग, अगर 5 लोग जो उस एक व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे तो तीसरे दिन वो संगठन वो संस्था खत्म हो जाएगी, कोई भी स्वयंसेवी संस्था खत्म हो जाएगी। तो अनुशासन की कमी कहीं ना कहीं, जिस दल में अनुशासन की कमी रहती है, जिस संगठन में अनुशासन की कमी रहती है, नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वहां पर कमजोरी दिखती है। और अगर वो कमजोरी दिखती है तो आने वाले दिनों में जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, जिस विचार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिस विकास के पायदान को आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिस अंतिम व्यक्ति के विकास आप करना चाहते हैं, आपका दल करना चाहता है, आपका संगठन करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर होती है। तो ये सवाल है, इस राज्य में है, इस राज्य के संगठनों के पास भी ये सवाल खड़े हैं। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ के संगठन मजबूत हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं कि एक ही संगठन के बोलबाला रहे, और प्रतिशोध होना चाहिए, प्रतिशोध की भावना होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, सैद्धांतिक होनी चाहिए, लेकिन वो दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है इस समय। बिल्कुल, बहुत संक्रमण दौर में है। आशीष सैनी जी, कांग्रेस एक संक्रमण दौर से गुजर रही है, ये हमेशा कहा जाता है। अभी आप लोगों ने अपने कैंडिडेट्स घोषित नहीं किए, लेकिन दिग्गज नाम शामिल हैं। आप लोग, जिस तरह से प्रेम पंचोली जी ने कहा है, नेतृत्व जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यही शायद आप लोगों की पार्टी में होता रहा है कि एक्सेप्टेंस की कमी है, जिसकी वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही और बीजेपी को फायदा हो जाता है। न मैं जो अभी उन्होंने पंचोली जी ने बातें कही है, बिल्कुल बहुत अच्छी और एक सही बातें कही है, और वो एक संगठन के लिए बहुत जरूरी भी है। यदि कोई इस तरह की कोई बात सामने आती है, कोई लड़ाई झगड़े की बात आती है, कोई ग्रुपबाजी की बात आती है, तो निश्चित रूप से प्रदेश का जो नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो उत्तराखंड को संभालता है, वो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की हम कोशिश भी करते हैं। रही बात मुद्दों पर बात करने की, हम लोगों ने एक चीज को हमेशा आगे रखा है कि जब हम मुद्दों पर बात करेंगे, यानी जो जनहित का होगा, जिसमें लोगों का हित होगा, तब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। और आज भी कांग्रेस के साथ जो लोग जुड़ते हैं, जो हमारे मतदाता है, वो हमारे मुद्दों के साथ, हमारे काम के साथ जुड़ते हैं। हम किसी को भी भ्रम, छल अथवा किसी झूठे जुमले के सहारे कभी भी जोड़ने की कोशिश नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने इश्यूज के साथ जुड़ो, हम आपके इशू के साथ खड़े होंगे, और कांग्रेस की राजनीति हमेशा लोगों के साथ जुड़ी होगी। अभी राहुल गांधी जी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2 बातें सबसे पहले सामने रखी, और जिस गांधीवाद की बात कही थी, और वास्तव में मैं एक और शब्द से भी अपनी सहमति दूंगा कि हम संक्रमण के दौर में है, यानी माइग्रेशन के दौर में है। वो वैचारिक माइग्रेशन है, कई तरह का माइग्रेशन पार्टी के अंदर होता है। पार्टी एक परिवर्तन अपने अंदर ला रही है, वो 2018 से वो प्रक्रिया शुरू हुई है। और आज कांग्रेस के अगर आप लीडरशिप को देखेंगे और मुद्दों पर बात करने की जो कैपेसिटी है हमारी, हम किसी भी परिस्थिति में मुद्दों से बाहर नहीं निकल रहे। हमने कहा कि जो पिच है ये केवल मुद्दों के आधार पर होगी। मुद्दे कौन से होंगे? मुद्दे जिसमें लोग सीधे प्रभावित होते हैं, जैसे बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। ये 3 मुद्दे तो बहुत सीधे सीधे हैं। जैसे विदेशी अतिक्रमण हमारे यहाँ है, हम केवल व्हाट्सएप के डाटा पर बात नहीं करते। आज चीन भारत के कई हिस्सों में घुसा है, और उत्तराखंड भी एक बहुत उनके टारगेट पर है कि कैसे करके यहाँ पर वो अपना इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमें उनको भी चिंतित करने की जरूरत है। और चीन केवल सीमा से नहीं घुस रहा है, भारत का औद्योगिक क्षेत्र तबाह हुआ है। हमारे जो कांग्रेस की पहली सरकार थी, जिसमें एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, और दूसरी सरकार थी जो 2012 और 2017 तक पूरी इन्होंने चलने भी नहीं दी उसे ढंग से। उन दोनों सरकारों में राज्य में औद्योगिक निवेश भी हुआ है और औद्योगिक विकास भी हुआ है। अभी मैं एक उदाहरण के रूप में देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया और विदेशों से निवेश लाने की बात की, और ये कहा कि 70,000 करोड़ के एमओयू हुए। मुझे आश्चर्य इस बात पे कि पिछले 1 महीने की आप भाजपा के लोगों की डिबेट उठा लीजिए, कहीं भी किसी एमओयू का, किसी नए उद्योग का या किसी भी नए निवेश की कोई बात नहीं करेंगे। आज ही 64 उद्योग नए शुरू हुए। आशीष जी, मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, आज ही 64 नए उद्योग शुरू हुए हैं। मैं आपकी इंफॉर्मेशन पे बता दूं कि वो 64 नए उद्योग हैं, वो केवल एक जुमला है। एक भी उद्योग शुरू नहीं हुआ है, और एक भी उद्योग जिस दिन शुरू हो जाएगा हम मान लेंगे। एक तरफ तो ये भू कानून की बात करते हैं कि हम दूसरे राज्यों के लोगों को आने नहीं देंगे। उत्तराखंड राज्य के हित में भू कानून भी जरूरी है।
उसमें भी हमारे उत्तराखंडियत को, संस्कृति को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। पर्यटन के क्षेत्र में जब काम होगा तो राज्य के लोगों को के साथ मिलकर निवेश होना चाहिए। राज्य के लोगों का 51% शेयर अगर किसी भी उद्योग में होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आप निवेश ला रहे हो तो आपने पहले पॉलिसी बनाई कि राज्य के लोगों का उसमें भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित होगी, वो नहीं बनाई है। इसका मतलब ये है कि वो एमओयू केवल कंसेप्ट लेवल पे है। नागपुर से बीजेपी कार्यालय के इशारे पर लोग आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति एक एमओयू करते हैं, राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, बाद में वो गायब है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, आज तक 2.5 रुपए का भी काम शुरू नहीं हुआ। और मैं आपको एक आपके दर्शकों को बता दूं, उत्तराखंड के दर्शकों को भी, हमारे आयुष्मान कार्ड जो इन्होंने बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड भी एक घोटाले का पूरा स्वरूप लेता जा रहा है। आयुष्मान कार्ड का सरकार का काम क्या था कि जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, सीएचसी, पीएचसी और बड़े अस्पताल है, इन्हें मजबूत करना था। इन्हें मजबूत करने के बजाय ये इंश्योरेंस की पॉलिसी का कार्ड पकड़ा दिया और वो इंश्योरेंस सब जगह चलता नहीं है। उसकी सीमाएं, राज्य के नागरिकों का मुफ्त इलाज करना, उन्हें मुफ्त सुरक्षा उपलब्ध कराना और हायर एजुकेशन के लिए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाए कि हम हायर एजुकेशन के लिए काम करेंगे। अभी हमारे पड़ोसी राज्य से कई हजार लोगों को मजदूर के रूप में इजराइल ले गए, जहाँ युद्ध क्षेत्र है, यानी वहां पर मरने के लिए आप हमारे युवाओं को ले जा रहे हैं और यानी सस्ते मजदूरों को ढूंढ रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनियां आकर उत्तराखंड में कोई रोजगार नहीं दे रही है और बहुत सारे ऑफिस, अगर आप देहरादून की घंटाघर से राजपुर रोड देखोगे तो वो ऑफिस खाली हो चुके हैं, यानी कंपनियां भाग चुकी है यहाँ से। और ये जो 64 करोड़ के एमओयू है, मैं आपके टीवी चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप कभी भी डिबेट रख लीजिएगा, ये सारे के सारे जुमले साबित होंगे। अच्छा आशीष जी, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। हमने इतने चुनाव अभी तक देखे हैं, चाहे पिछले 2 लोकसभा के चुनाव हो, अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव गया, उसमें मुद्दे 2 प्रमुखता से आप लोगों ने उठाए थे, महंगाई, बेरोजगारी, वो परमानेंट मुद्दे थे। यही मुद्दे 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के तौर पर उठाए थे। क्या हुआ? आपकी सत्ता चले गई। लेकिन पिछले 3 बार लोकसभा, 2 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा, ये मुद्दे किसी को समझ में नहीं आए। आपने जुम्मा करके एक मुद्दा उठाया था अग्निवीर का, वो पता नहीं कहां पीछे छूट गया, वो आप कंसिस्टेंटली उस पर नहीं रख पाए। तो सर क्या आपको नहीं लगता कि आपकी कंसिस्टेंट ना होने की वजह ये है कि आप सत्ता से बाहर हैं? मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने 3 जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेरा ध्यान दिया। सबसे पहले मैं अग्निवीर और ओल्ड पेंशन, जो हमारी पेंशन स्कीम आनी थी, ओआरओपी यानी 1 रैंक 1 पेंशन आनी थी, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जो बजट जारी करना था वो नहीं किया। 1.5 लाख लोगों को आर्मी में भर्ती करने के लिए उनका इंटरव्यू करा के उनको पास करा के रख दिया और अचानक से अग्निवीर लाए और उन्होंने 1.5 लाख की नियुक्ति कैंसिल कर दी। और 1.5 लाख लोग आज दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में जो भी सिलेक्ट हुए थे उस समय में उन सबकी नियुक्ति रद्द की। अग्निवीर की स्थिति उत्तराखंड में भी, क्योंकि उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों का प्रदेश है और सबसे अधिक सेना में उत्तराखंड के हमारे नौजवान हमेशा जाते रहे और सबसे अधिक शहीद भी होते रहे। भाजपा ने उन शहीदों का अपमान 1 रैंक 1 पेंशन में धोखा देकर भी किया है, अग्निवीर योजना लाकर भी किया है। तो 2 चीजों से किया है। उत्तराखंड में यदि एक भी व्यक्ति सेना में है और वो 1 रैंक 1 पेंशन से प्रभावित हो सकता है या फिर वो सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है और वो अग्निवीर जैसा एक बोगस योजना उसके सामने लाई गई है, तो उसे निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ मतदान करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि ये बीजेपी 2019, 2017, 2019, 2022 और ये में चुनाव कैसे जीती है। पूरा देश जानता है कि 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। पूरा देश जानता है कि 2014 में किस प्रकार से जीते हैं। इन्होंने जो जो नारे लगाए, आज के समय में मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जब अपने कैंपेन चला रही है, हम सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के पुराने भाषण चला रहे हैं। एक एक भाषण अगर सुनते हैं, एक भाषण में सुना कि डॉलर का मूल्य कभी गिर नहीं सकता, वो प्रधानमंत्री गिरा हुआ है जिसकी सरकार में डॉलर का मूल्य बढ़ता है। तो 2014 में डॉलर का मूल्य 1 रुपए के मुकाबले में 59 रुपए था, 1 डॉलर का मूल्य, आज 83 रुपए हो गया है। तो प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था गिराई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी मैं एक औद्योगिक घोटाले की बात करूंगा क्योंकि केंद्र का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने कहा कि मोबाइल निर्माण के उद्योग पे हमने विशेष कदम उठाए हैं और बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। आपको बता दूं कि मोबाइल निर्माण करने के लिए किसी भी कंपनी को ये एक बोनस दे रहे हैं 5,000 रुपए का प्रति मोबाइल, और वो सारे मोबाइल असेंबलिंग होती है, वो कहीं पर भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने असेंबलिंग प्लांट लगाए हैं और
5% जो काम है वो बाहर से होकर आता है, यहाँ केवल 5% है। उसके बदले प्रधानमंत्री मोदी जी 5,000 रुपए प्रति मोबाइल का बोनस दे रहे हैं। यानी वो विदेशी कंपनियां 5,000 रुपए प्रति मोबाइल लूट कर ले जा रही है और प्रधानमंत्री लूटने दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे मठ मंदिरों के शंकराचार्यों की बात करेंगे। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में इन्होंने क्या किया है? चलिए राम मंदिर को एक तरफ रखिए कि राम मंदिर में तो इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन देवभूमि के लिए क्या किया है? केदारनाथ मंदिर का सोना चोरी हुआ, इन्होंने बड़ी सफाई से कह दिया कि वहां पर हमने सोना ऐसे दिया, अडानी जी ऐसे थे, अंबानी जी ऐसे थे, सब बहाने बनाए, लेकिन आज तक भी वो सोने का पता नहीं है। ठीक है। केदारनाथ मंदिर में पेटीएम का स्कैनर लगा दिया गया बहुत बड़ा। 5 दिन तक राज्य की सरकार बोलती रही कि नहीं हमने कोई स्कैनर नहीं लगाया, बाद में पता लगा कि वो मंदिर समिति ने लगाया है। आपको बता दूं कि शंकराचार्य उत्तराखंड का हमारा और अध्यात्म का मुकुट है। इन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री के भाषण कराने की जल्दी में उन चारों शंकराचार्यों का अपमान किया, धर्म गुरुओं का अपमान किया है। ठीक है, उसको साइडलाइन रखते हैं क्योंकि उस पे डिबेट डिटेल हो जाएगी। मेरे पास समय की कमी है। मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊं उससे पहले विशाल गुप्ता जी छोटा सा जवाब लूंगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, विपक्ष में दम नहीं है, लेकिन जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है क्या उनमें दम नजर नहीं आता? और क्या ऐसा आप लोगों को नहीं लगता कि उन्हें सुझावों के तौर पर और बेहतरी की ओर ले जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दे उठाते उठाते सदियां बीत गई इनकी। सत्ता से दूर रहने की आदत हो गई और आगे 2024 में इनकी ये आदत बनी रहेगी। जनता के लिए जो काम करता है उसको जनता चुनती है। मोदी की गारंटी सबको पसंद है और गारंटी क्यों पसंद है ये मैं आपको सब पता है। जनता क्यों उनको पसंद कर रही है, देश विदेश में भारत का डंका कौन बजा रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, मुझे व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कांग्रेस के मित्र फिर आरोप की झड़ी लगा देंगे। ठीक है, हमारा काम करना है, कथनियों करने में कोई अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो संकल्प पत्र में लिखेंगे वही हम उस पर काम करते हैं। कांग्रेस की तरह हिमाचल प्रदेश की सरकार लानी है 1,500 रुपए महिला को देने, लेकिन देने नहीं है। ठीक है, हम ऐसा काम नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए 2024 में पुनः आ रहे हैं। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और देवचंद उत्तराखंडी जी आपसे शुरू करूंगी। शॉर्ट में कंक्लूड कीजिए फाइनल कमेंट। बिल्कुल, अभी जो बिल्कुल गुप्ता जी ने लास्ट में एक पॉइंट बोला कि जो 1,500 रुपए देने की बात की थी, बोलते हैं लेकिन देते नहीं है। तो जैसे बहुत सारे बात हैं, 15 लाख रुपए भी नहीं आए और गैस सिलेंडर भी सस्ता नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है क्या, महंगाई घटी है क्या, इन जुमलों को सुनते सुनते कान पक गए। लेकिन जो इनका जीतने का फॉर्मूला है वो हमें पता है। मैं एक किसी नेता MP में कहीं सुन रहा था कि चाहे वोटिंग मशीन हटाओ चाहे बैलेट पेपर हटाओ, जीतेंगे तो मोदी। इनकी जो दमनकारी नीति है, आज वही उस पर भारी है। अन्यथा ये मैंने पहले भी बोला कि अगर स्पष्ट चुनाव हो, बैलेट पेपर पर चुनाव हो, सरकारी जो मशीनरी को यूज न किया जाए, तो निसंदेह जीत जो है, चाहे जो भी अच्छा काम दिखाएगा उसकी होगी। और जो बीजेपी के जुमले जो सबको पता है और जो इन्होंने डंका बजाने की बात कही है, तो मैंने एक बार कहीं प्रधानमंत्री को जाते देखा था कि वो प्रधानमंत्री हमने चुना था, प्रचार मंत्री नहीं। वहां जाकर एक डमरू जरूर बजा दे, वो डंका तो बजा, लेकिन बाकी अगर ये कभी देखें और यूट्यूब खोलें तब देखें कि कहाँ हमारी स्थिति क्या है, हमारी भुखमरी का इंडेक्स क्या है। तो मैं आपका टाइम ज्यादा लेकर के इन बातों को घर में जाकर मनन करके ये बताएं कि वास्तव में हमने क्या खोया, क्या पाया और हम कहां पर हैं। तो शायद इनकी जो शुद्धि हो जाए, नहीं तो ये डस्टबिन बाकी सगे से जो अपराधियों को लाकर अपने पास ED और CBI का वो दिखा करके जो अपने पास जोड़ते हैं और उनको वॉशिंग मशीन धुल करके साफ कर देते हैं, उसी फॉर्मूले पर ये जो है जीत पाते हैं, अन्यथा इनके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी फाइनल कमेंट सर। फाइनल कमेंट ये है कि इस लोकसभा के जो हमारे सामने चुनाव है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा भूमि कानून का उठा है और हर आम आदमी इसको कहता है कि यहाँ पे जमीन का एक कानून आना चाहिए। और हमारे जो विपक्षी दल है उनमें मैंने नहीं देखा कि जब पहली सरकार जो निर्वाचित सरकार बनी थी पहली उत्तराखंड में, नरेंद्र तिवारी सरकार ने एक भूमि का कानून लाया था और उसमें बहुत सारे कॉज हैं। मैंने उस कानून को पूरा पढ़ा है और मेरे पास कहीं शायद होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन विधानसभा के पटल पे भी रखा गया था। उसमें एक लाइन स्पष्ट लिखी गई कि जिसके प्रत्येक व्यक्ति को 65 नाली जमीन देनी ही है, उसके पास जमीन हो न हो, उसके पास 65 नाली जमीन होनी चाहिए। ये तय कर दिया गया था। और लेकिन आज तक, तब से अब तक हमारे विरोधी दलों ने इस चीज़ को भुनाया नहीं। भूमि कानून की बात करते हैं, लेकिन भूमि कानून कैसे हो, मुझे लगता है कि इस चुनाव में सबके घोषणा पत्र में वो आए और उस पे आगे बात बनेगी तो इस राज्य में खुशहाली आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। विशाल गुप्ता जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। सब कुछ
सामने है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में पुनः 500 सीटों को जीत कर जा रही है और जनता के सरोकार के लिए जो कार्य कर रही है उसको आगे करती रहेगी। जनता के समर्थन के साथ 500 सीटें बम्पर वोटों से जीत रही है। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, कब तक आप लोगों की लिस्ट जारी होगी और किन पैमाने पर? देखिए, हमारी लिस्ट बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है और हमारे लिए पैमाना केवल एक ही होगा, सर्वसम्मति, सहमति और मुद्दों पे आधार पे हम जनता से वोट ले सके तो उपयुक्त लोगों को चेहरे के जो चेहरा बनाकर सामने लाया जाएगा। और दूसरा, मैं आपसे दो बिंदु बिल्कुल दोबारा मार्क कर दूं। एक तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं और अभी हमारे मित्र ने कहा कि उत्तराखंड में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी है, लेकिन ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 4 ट्रिलियन तो केवल इनके उद्योगपति मित्रों की जेब पे है, जिनका हजारों करोड़ रुपए लोन माफ किया है। उत्तराखंड के बताइए किस युवा का लोन माफ हुआ? दूसरी बात बताऊंगा कि पर कैपिटा इनकम में भी कुछ लोगों की इनकम बढ़ी है, बाकी लोगों की इनकम घटी है। उत्तराखंड का भी एक बड़ा वर्ग है जो 5 किलो राशन अगर उनको ना मिले तो भुखमरी के कगार पहुंच जाएगा। और रही बात लोकतंत्र की, भुखमरी के इंडेक्स से लेकर, प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स से लेकर और जितने भी तमाम एक वेलफेयर, चाहे वो मतलब खुश रहने का इंडेक्स हो या कोई भी चीजें हो, तो अगर किसी भी इंडेक्स पर देखेंगे तो भारत लगातार अवनति की ओर गया है इन 10 सालों में और उसको उन्नति की ओर ले जाने का काम हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से हम उत्तराखंड की जनता से समर्थन मांगते हैं और मैं अपने विपक्षी दल, जो सहयोगी दल है, चाहे वो हमारे यूकेडी के दल हो या अन्य दल हो, मैं चाहूंगा कि एक के सामने एक ही व्यक्ति को सपोर्ट करें और बीजेपी को बहुत मजबूत और भारी बहुमत से हराने का काम करें, ताकि जो ईवीएम का दुष्प्रभाव है वो भी खत्म हो। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट भी आती ही होगी, लेकिन अब समझना ये है, बड़े चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से भी और मुकाबला टक्कर का है। किसको उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किया जाता है और कब तक, क्या चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये काम होता है?